कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एशली है, जो अपनी फ्रेंड से ऑनलाइन बात कर रही होती है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि पुरानी किताबों और मैप्स की मदद से उसने आखिरकार उस रहस्यमय घर का पता लगा लिया है। तभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एशली एकदम से घबरा जाती है क्योंकि घर पे उसके अलावा और कोई नहीं होता है और उसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है लेकिन पूरा घर खाली मिलता है। जैसे ही वो वापस रूम में आकर दरवाजा बंद करती है, इस बार और तेजी से उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सब सिर्फ एशली नहीं, उसकी फ्रेंड भी स्क्रीन के उस पार से देख रही होती है और दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। और इसके बाद एशली की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी दिखाते हैं एक छोटी सी फैमिली की। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, चक, उसकी वाइफ मरिया और चक की बहन इजाबेल। तीनों मिलकर एक नया घर खरीदने के लिए निकले होते हैं। उनकी ब्रोकर का नाम बॉनी होता है। बॉनी उन्हें कई घर दिखाती है, लेकिन सबसे आखिर में वो एक ऐसा घर दिखाती है जिसका प्राइस आधा और साइज 2 गुना होता है। घर देखते ही चक और मरिया को वो बहुत पसंद आ जाता है। बिना ज्यादा सोचे वो उस घर को फाइनल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस घर में रहना शुरू करते हैं, पहले ही दिन कुछ अजीब होने लगता है। घर की छत से पानी टपकने लगता है, जैसे पूरा घर ऊपर से नीचे तक लीक कर रहा हो। चक तुरंत बॉनी को कॉल करता है और लीक की फोटो भेजता है। लेकिन जब चक उन फोटोज को दोबारा देखता है तो उसमें एक चीज और दिखाई देती है, जो होती है एक गन। चक हैरान रह जाता है क्योंकि वो गन उसके घर में पहले कभी नहीं थी। चक अपनी वाइफ मरिया से पूछता है कि क्या उसके ऑफिस रूम में भी पानी लीक हो रहा है। मरिया कहती है कि उसके रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब चक नोटिस करता है कि मरिया घर में एक मैनिक्विन भी लाई है। चक को ये मैनिक्विन बिल्कुल पसंद नहीं होते। असल में मरिया एक फैशन डिजाइनर होती है और वो अपने बनाए कपड़ों को उसी मैनिक्विन पर ट्राई करती रहती है। उसी दिन मौसम और खराब हो जाता है। चक घर के बाहर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बारिश होने वाली है और पानी फिर से घर में लीक होगा। बाहर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम लैरी होता है। बातों बातों में लैरी कहता है कि उसे लगता था इस घर में अब दोबारा कोई रहने नहीं आएगा। चक हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों? लैरी बताता है कि लगभग 3 साल पहले इस घर में रहने वाली पूरी फैमिली की घर के अंदर मौत हो गई थी। ये सुनकर चक का दिमाग घूम जाता है क्योंकि बॉनी ने घर बेचते वक्त ये बात उसे कभी नहीं बताई थी। अगली दिन सुबह जब चक उठता है तो देखता है कि मैनिक्विन घर के बाहर रखी हुई है। वो मरिया से पूछता है क्या उसने ऐसा किया है। मरिया मना कर देती है। चक घर के बाहर जाता है मैनिक्विन लेने। चक की फिर लैरी से मुलाकात होती है, जहां लैरी को पता चलता है कि चक की बहन इजाबेल मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उस वक्त इजाबेल उसी कार में थी। माँ की मौत को देखने के बाद से वो डिप्रेशन में रहती है। चक सोचता है शायद मैनिक्विन बाहर रखना इजाबेल का काम होगा और वो भूल गई होगी। लैरी चक को ये भी बताता है कि ये टाउन रहने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ डिप्रेशन और सुसाइड बहुत कॉमन है। अगर चक चाहे तो वो एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग ज्वाइन कर सकता है, जहाँ टाउन के लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, या फिर वो लाइब्रेरी जाकर टाउन की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ सकता है। चक के पास फ्री टाइम होता है तो वो लाइब्रेरी चला जाता है। वो कुछ पुरानी किताबें अपने साथ लेता है टाउन की हिस्ट्री जानने के लिए। उसी लाइब्रेरी में उसे वो लड़की एशली भी दिखाई देती है जो मर चुकी होती है। वो उसे चेतावनी दे रही होती है कि वो ये किताबें ना पढ़े। चक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर आकर पुरानी किताबें पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि लगभग 50 साल पहले इस टाउन में एक औरत की बेटी को बहुत ज्यादा परेशान किया गया था। इस वजह से उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद से ही इस टाउन में सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। इसके बाद चक उस मीटिंग में जाता है जहां लैरी भी होता है। वहां सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। डिस्कशन के दौरान एक आदमी बताता है कि यहाँ बैठा हर एक इंसान एक ही औरत की वजह से किसी न किसी तरीके से अफेक्ट हुआ है। कभी वो उनके सपनों में आती है, कभी उन्हें डराती है। अगर कोई टाउन छोड़कर भी भाग जाए तो भी वो औरत उन्हें नहीं छोड़ती। उस औरत का नाम होता है हेलेन फॉस्टर। लोग बताते हैं कि अगर 825 फॉरेस्ट रोड नाम की जगह मिल जाए और वहां का घर जला दिया जाए तो शायद हेलेन की आत्मा को शांति मिल सकती है, क्योंकि हेलेन उसी घर में रहती थी। लेकिन कोई उस घर को आज तक ढूंढ नहीं पाया है। इसी बीच लैरी को कुछ महसूस होता है। वो उठकर देखता है और उसे एक औरत की परछाई दिखाई देती है। लैरी समझ जाता है हेलेन वहां आ चुकी है। मीटिंग तुरंत खत्म कर दी जाती है।
वापस जाते वक्त चक को चर्च के अंदर एक औरत बैठी दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है और यही चक का आत्मा के साथ पहली बार इनकाउंटर होता है। अब कहानी फोकस करती है इजाबेल पर। घर आकर चक इजाबेल से बात करता है और उसकी थेरेपी के बारे में पूछता है। इजाबेल बताती है कि वो धीरे धीरे संभल रही है और माँ की मौत के सदमे से उबर रही है। चक उसकी बनाई पेंटिंग्स को देखता है। उसमें से 2 ड्राइंग्स उसे बहुत अजीब लगती हैं। एक घर वाली ड्राइंग जो बिल्कुल उसके नए घर सा दिखता है और दूसरी पेंटिंग जिसमें एक बच्ची दरवाजे के पास खड़ी है जिसे पीछे से एक हाथ खींच रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि इजाबेल ने ड्राइंग लगभग 3 साल पहले बनाई थी। अगली सुबह इजाबेल का स्कूल फ्रेंड ल्यूक मिलता है। वो इस टाउन में बहुत टाइम से रह रहा होता है, इसीलिए उसको टाउन के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। लूक उसे हेलन फॉस्टर की कहानी बताता है कि उसकी बेटी को स्कूल वालों ने बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया और फिर हेलन ने बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को मार दिया जो इसके लिए जिम्मेदार थे और फिर खुद को गोली मार ली। उसी रात को इजाबेल के रूम में जब वो सो रही थी, अलमारी की लाइट अपने आप जलने लगती है। वो एक बार स्विच ऑफ कर देती है लेकिन लाइट फिर से जल जाती है। इस बार वो बल्ब ही निकाल कर रख देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद स्विच खराब हो, लेकिन फिर भी लाइट दोबारा जल जाती है और तब उसे महसूस होता है कि अलमारी के पीछे कोई है और वो बाहर निकल रहा है। इसके बाद सुबह उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने पर लगता है जैसे सब एक सपना हो, लेकिन टेबल पर रखा बल्ब ये साबित कर देता है कि ये सपना नहीं था। ये होता है इजाबेल का आत्मा के साथ पहली बार इनकाउंटर। अब कहानी एक और मोड़ लेती है और फोकस जाता है मरिया पर। एक दिन मरिया अपने रूम में लाइव होती है। कैमरा ऑन था, लाइट्स चल रही थी और वो अपने बनाए हुए ड्रेसेस को ऑनलाइन प्रमोट कर रही थी। उसके पीछे बिल्कुल चुपचाप वो मैनिक्विन खड़ी थी। अचानक मैनिक्विन का हाथ धीरे से हिलता है। मरिया को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन स्क्रीन के दूसरी साइड मरिया की सिस्टर ये सब देख रही होती है। वो तुरंत मरिया को फोन करती है। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, लेकिन मरिया फोन नहीं उठाती। उसे लगता है उसकी सिस्टर ड्रेस के बारे में कॉल कर रही होगी। लाइव के दौरान ही मरिया दूसरे रूम में जाकर और ड्रेसेस दिखाने लगती है। फोन ना उठाने पर उसकी सिस्टर फोन पर एक मैसेज छोड़ देती है कि मरिया तुरंत घर से बाहर निकलो। मरिया मैसेज देखती है और इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि उसकी सिस्टर मजाक कर रही है, लेकिन जब मरिया वापस रूम में आती है तो उसकी सांस अटक जाती है। मैनिक्विन वहाँ नहीं होती है। पूरे घर में इस टाइम उसके अलावा और कोई नहीं था, तो ये मैनिक्विन यहाँ से किसने हिलाई? तब अचानक पास के रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। मरिया का शरीर एकदम जाम हो जाता है। वो डरते हुए धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो रूम में झांकती है, मैनिक्विन वहाँ खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी। अगले ही पल मैनिक्विन अपना चेहरा घुमाती है और मरिया की तरफ दौड़ पड़ती है। ये होता है मरिया का आत्मा के साथ पहला इनकाउंटर। मरिया चीखती है, उसका दिल सीने से बाहर आने को होता है। इसी डर में वो रूम का दरवाजा बंद करती है और चक को फोन करती है। चक घर आता है और दोनों मिलकर उस मैनिक्विन को जला देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। घर में रहना अब नामुमकिन हो चुका होता है। इसी बीच इजाबेल अपने दोस्त लूक के साथ बाहर होती है। जब चक का फोन कॉल आता है तो वो कहता है कि तुरंत घर आ जाओ, मरिया के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इजाबेल जब घर पहुंचती है तो मरिया रो रही होती है। उसकी आंखों में डर था और चेहरे पर अजीब सी थकान। चक कहता है, सब अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़ रहे हैं। वो कहता है कि वो बस 5 मिनट में बाहर से वापस आ रहा है। तभी लूक भी वहाँ आ जाता है और मरिया से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो अचानक उसे छोड़कर चली गई थी। मरिया के रूम में एक फोटो होती है। लूक उस फोटो को देखकर कहता है, तुम्हारी माँ फोटो में भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितनी रियल लाइफ में है। मरिया चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम मेरी माँ को जानते हो क्या? वो तो कब की मर चुकी है। लूक का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहता है, मैं जब घर में घुसा तो इसी औरत ने दरवाजा खोला था। ये सुनकर इजाबेल बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद लूक डर के मारे घर से बाहर निकल जाता है और उसी वक्त इजाबेल को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा मेरे पास आओ। आवाज उसकी माँ की होती है। इजाबेल जानती है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो अपनी माँ की एक आखिरी झलक देखना चाहती है। मरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो झांकती है उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है।
इजाबेल चीख कर भागती है और अपने रूम में बंद हो जाती है। मरिया भी अपने रूम में डर कर चली जाती है। तभी वो आत्मा मरिया के रूम में आ जाती है। वो हेलेन फॉस्टर की आत्मा होती है। वो मरिया पर हमला करती है। बगल के रूम में इजाबेल मरिया की चीखें सुनती रहती है, लेकिन डर के मारे हिल नहीं पाती और उसकी मदद नहीं कर पाती। कुछ देर बाद मरिया भागकर इजाबेल के रूम में आ जाती है। वो कहती है कि वो आत्मा चली गई, अब सब ठीक हो गया है। लेकिन इजाबेल जैसे ही मरिया का चेहरा देखती है, वो हैरान रह जाती है। मरिया के नाक से खून बह रहा होता है। उसकी आंखें अजीब सी लाल लग रही होती हैं। मरिया शीशे में अपना चेहरा देखती है और खुद भी डर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलेन की आत्मा अब मरिया के अंदर घुस चुकी होती है। मरिया की तबीयत बिगड़ जाती है। वो लोग घर छोड़कर नहीं जा पाते। रात वहीं बीत जाती है। अगली सुबह लूक वापस आता है। वो कहता है हेलेन को खत्म करना ही पड़ेगा। उसने पुराने मैप्स की मदद से हेलेन का घर ढूंढ लिया होता है। वो घर अब टाउन की सीमाओं के बाहर था, एक घने जंगल के बीच छुपा था। नए मैप्स में टाउन छोटा हो चुका था, इसलिए वो घर दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। तभी वहाँ बॉनी पहुँच जाती है, चक और मरिया का इंटरव्यू लेने के लिए। बॉनी चाहती थी कि मरिया अपने घर खरीदने का एक्सपीरियंस कैमरे के सामने शेयर करे। लूक के लिए मना करना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो इंटरव्यू के लिए हाँ कर चुका था। और तभी मरिया वहाँ आ जाती है, अचानक से, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ठीक, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इंटरव्यू के लिए हाँ कर देती है। इधर चक और इजाबेल हेलेन के घर को चलाने के लिए निकल पड़ते हैं। इजाबेल लूक से कहती है कि वो मरिया के पास ही रुके क्योंकि इस वक्त उसे अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है, मरिया बॉनी के सवालों का जवाब देने की बजाय एक भयानक कहानी सुनानी शुरू कर देती है। वो बताती है हेलेन के बारे में कि कैसे उसकी बेटी के साथ स्कूल में जुल्म हुआ, कैसे उसे रोज परेशान किया गया और कैसे आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया। मरिया बताती है कि हेलेन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कूल को कई लेटर्स लिखे थे, मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन न किसी टीचर ने सुना, न किसी सिस्टम ने परवाह की। इधर जंगल के बीच चक और इजाबेल आखिरकार हेलेन के घर तक पहुंच जाते हैं। इजाबेल चक से पूछती है, अब हम क्या करेंगे? चक कहता है, इस घर को जला देंगे, तभी ये सब खत्म होगा। लेकिन इजाबेल को ये बात ठीक नहीं लगती। उसे लगता है कि हेलेन जो कुछ भी कर रही है वो बदले के लिए है, क्योंकि इस टाउन के लोगों ने उसके साथ और उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। उसके दिल में हेलेन के लिए थोड़ी सी सिंपैथी होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर बिल्कुल खाली होता है, बेजान, जैसे जिंदगी इसे कब की छोड़ चुकी हो। तभी चक को कुछ लेटर्स मिलते हैं और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये घर हेलेन का नहीं था। ये घर उस फैमिली का था जिन्होंने हेलेन की बेटी को स्कूल में टॉर्चर किया था। और हेलेन का असली घर वो था जहाँ चक और मरिया रह रहे थे। तब चक को समझ आता है कि घर के फोटोज में गन क्यों दिख रही थी, क्योंकि उसी घर में हेलेन ने खुद को गोली मारी थी। इधर हेलेन अपने असली भयानक रूप में सामने आ जाती है और एक एक करके बॉनी, कैमरामैन और लूक को बेरहमी से मार देती है। उधर कुछ अनजान शक्तियां इजाबेल को घर के अंदर के कमरे में खींचने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। लूक इजाबेल को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है और आखिरकार उसे भी उसी कमरे के अंधेरों में खींच लिया जाता है। अंत में हेलेन की जीत होती है। इजाबेल, चक और मरिया सब के सब मारे जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।